हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलिमिनेशन डिसऑर्डर्स के बारे में। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे कि एलिमिनेशन डिसऑर्डर्स होते क्या हैं, क्यों ये डिसऑर्डर्स ज़्यादातर चाइल्डहुड में देखे जाते हैं और कैसे ये डिसऑर्डर चाइल्ड की इमोशनल, सोशल और एकेडमिक लाइफ को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एलिमिनेशन डिसऑर्डर्स का कॉन्सेप्ट क्या है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि मेजर टाइप्स जो एलिमिनेशन डिसऑर्डर के अंडर फॉल करते हैं, जिसमें हम इनोरेसिस और इनकॉर्पोरेसिस की बात करेंगे। इसके बाद इन दोनों के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को देखेंगे अकॉर्डिंग टू DSM-5TR। प्रेवलेंस यानी डिसऑर्डर्स कितने कॉमन हैं देखेंगे। और फिर हम इन दोनों डिसऑर्डर्स की इटियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, मतलब कि इनके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। और फाइनली हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ मूव करेंगे और देखेंगे कि कौन सी ऐसी मेडिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशंस हैं जो इस डिसऑर्डर से थोड़ी सी रिलेटेड लगती हैं लेकिन वो डिफरेंट हैं, और कौन से ऐसे मेडिकल और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिनके साथ इस डिसऑर्डर को डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है। So let's start our video with what are the elimination disorders. Basically elimination disorders वो psychological disorders हैं जहाँ यूरिन या फीसिस का repeated और inappropriate elimination होता है, जो इंडिविजुअल की डेवलपमेंटल एज के मुताबिक एक्सपेक्टेड नहीं होता। ये डिसऑर्डर्स ज़्यादातर चाइल्डहुड और अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड्स में ऑब्जर्व किए जाते हैं और अक्सर टॉयलेट ट्रेनिंग के बाद सामने आते हैं। DSM-5TR के मुताबिक एलिमिनेशन डिसऑर्डर्स को तब डायग्नोज किया जा सकता है जब एलिमिनेशन बिहेवियर्स चाइल्ड की क्रोनोलॉजिकल या डेवलपमेंटल एज से मैच ना करता हो, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन क्राइटेरिया को मीट करता हो, और किसी मेडिकल कंडीशन, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या सब्सटेंस यूज़ की वजह से एक्सप्लेन ना हो पाता हो। DSM-5TR में दो मेजर एलिमिनेशन डिसऑर्डर से डिस्क्राइब किए गए हैं। पहला है इनोरेसिस डिसऑर्डर, जिसमें रिपीटेड यूरिनेशन या तो बेड पे या तो क्लॉथ में इनएप्रोप्रिएटली हो जाती है। सेकंड है इनकॉर्पोरेसिस, जिसमें रिपीटेड पैसेज ऑफ फीसिस इनएप्रोप्रिएट जगह पर हो जाता है। एलिमिनेशन डिसऑर्डर सिर्फ फिजिकल इश्यूज नहीं होते, बल्कि ये इमोशनल डिस्ट्रेस, सोशल एम्बैरसमेंट, लो सेल्फ एस्टीम और एकेडमिक डिफ़िकल्टीज़ का सबब भी बन सकते हैं। इसीलिए इनका अर्ली आइडेंटिफिकेशन और प्रॉपर डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फिर देखते हैं सबसे पहले कि इनोरेसिस डिसऑर्डर क्या होता है, उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, फिर उसकी प्रेवलेंस के बारे में बात करेंगे, फिर हम इसकी इटियोलॉजी को डिस्कस करेंगे और एंड पे हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में। इनोरेसिस का मतलब होता है रिपीटेड यूरिनेशन इनटू बेड या क्लोथ्स, जो कि डेवलपमेंटली इनएप्रोप्रिएट होता है। ये बिहेवियर नाइट टाइम पे यानी नॉक्ट्रल और डे टाइम पे यानी ड्यूरल, ये बोथ हो सकता है। अगर हम इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें अकॉर्डिंग टू DSM-5TR, तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कहता है पॉइंट ए के अकॉर्डिंग रिपीटेड वॉइडिंग ऑफ यूरिनेशन इन बेड आर क्लोथ्स वेदर इनवॉलेंट्री आर इंटेंशनल। अगर हम बात करें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग टू DSM-5TR, क्राइटेरिया ए कहता है कि रिपीटेड वॉइडिंग ऑफ यूरिन इनटू बेड आर क्लोथ्स वेदर इनवॉलेंट्री आर इंटेंशनल। इस पॉइंट का मतलब यह है कि बच्चा या इंडिविजुअल बार बार यूरिन बेड पे या कपड़ों में पास कर देता है। ये यूरिनेशन इनवॉलेंट्री हो सकता है, यानी विदाउट कंट्रोल और अक्सर नींद में, ठीक है। और ये इंटेंशनल भी हो सकता है रेयर केसेस में, जब बच्चा जानबूझकर करता है। लेकिन यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है बिहेवियर रिपीट होना, यानी सिर्फ एक या दो बार ऐसा कोई एक्सीडेंट इनोरेसिस नहीं कहला सकता। क्राइटेरिया बी कहता है कि बिहेवियर अकर्स एट लीस्ट ट्वाइस अ वीक फॉर एट लीस्ट 3 months और कॉजेज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट। इसका मतलब है कि डायग्नोसिस के लिए ये यूरिनेशन का प्रोसेस कम से कम हफ्ते में 2 बार और कंसेक्यूटिव 3 मंथ तक होना चाहिए। अगर फ्रिक्वेंसी इतनी ना भी हो लेकिन ये बिहेवियर बच्चे को इमोशनल डिस्ट्रेस दे रहा हो, शेम, गिल्ट, एंजाइटी जैसी फीलिंग्स पैदा कर रहा हो, या सोशल और स्कूल फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रहा हो, तो फिर ये डायग्नोसिस दिया जा सकता है। क्राइटेरिया सी कहता है क्रोनोलॉजिकल एज इज एटलीस्ट 5 years और इक्वलेंट डेवलपमेंटल लेवल। इसका मतलब है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में बेड वेटिंग नॉर्मल डेवलपमेंट का हिस्सा हो सकती है, इसलिए 5 साल से पहले इनोरेसिस का डायग्नोसिस नहीं दिया जा सकता। अगर मेंटल या डेवलपमेंटल डिले हो तो डेवलपमेंटल लेवल को कंसिडर किया जाता है, सिर्फ एज नहीं।
लास्ट क्राइटेरिया यानी क्राइटेरिया डी की बात करें तो द बिहेवियर इज़ नॉट एट्रीब्यूटेबल टू अ सब्सटेंस आर अनदर मेडिकल कंडीशन। इस पॉइंट का मतलब है कि ये डॉक्टर को पहले इंश्योर करना होता है कि ये प्रॉब्लम किसी मेडिकल या सब्सटेंस की वजह से नहीं हो, जैसे डायरेटिक्स जो यूरिन ज़्यादा बनाते हैं, और ना ही किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से होना चाहिए, जैसे डायबिटीज़ में या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, सीजर डिसऑर्डर्स में, स्पाइना बिफिडा में। अगर यूरिन का इशू मेडिकल केसेस से एक्सप्लेन हो जाए तो फिर एनोरेसिस का डायग्नोसिस नहीं बनता। इन शॉर्ट, अगर मैं क्राइटेरिया को थोड़ा सा आपके लिए समराइज़ करूं तो एनोरेसिस का जो डायग्नोसिस है वो तब दिया जाता है जब एज अप्रोप्रिएट ब्लैडर कंट्रोल डेवलप हो चुका हो, लेकिन फिर भी रिपीटेड यूरिनेशन हो रही हो जो फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन क्राइटेरिया मीट करती हो और किसी मेडिकल या सब्सटेंस रिलेटेड कॉज से एक्सप्लेन ना होती हो। अगर हम प्रेवलेंस की बात करें तो हर तकरीबन 100 बच्चों में से 5 या 10 बच्चों में ये डिसऑर्डर पाया जाता है। बॉयज़ में ज़्यादा कॉमन है, रिसर्चर्स के मुताबिक बॉयज़ में एनोरेसिस गर्ल्स के मुकाबले में ज़्यादा देखा जाता है। इसकी वजह हो सकती है ब्लडर कंट्रोल का थोड़ा लेट डेवलप होना या स्लीप अरोजल इश्यूज़, और इनमें जो प्रेवलेंस है वो नेचुरली एज के साथ डिक्रीज़ हो जाती है। जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, ब्लैडर कंट्रोल जो है वो इम्प्रूव होता है और हर साल एनोरेसिस के केसेस कम होते जाते हैं। ज़्यादातर चिल्ड्रन एडोलेसेंस से पहले आउटग्रो कर जाते हैं। अडल्ट्स में रेयर है 1%। अडल्ट्स में बहुत ही ज़्यादा रेयर ये केसेस देखे जाते हैं। अडल्ट्स में बेड वेटिंग हो तो यूजुअली मेडिकल या न्यूरोलॉजिकल केसेस इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं। अगर हम बात करें एटियोलॉजी की तो सबसे पहले तो पॉइंट आ जाता है डिलेड ब्लैडर मैच्योरेशन। इसमें ब्लैडर की कैपेसिटी और कंट्रोल एक्सपेक्टेड एज से लेट डेवलप होता है, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर हो सकता है क्योंकि बच्चा यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाता या होल्ड नहीं कर पाता, स्पेशली रात के वक्त। अगर सेकंड पॉइंट आ जाता है जेनेटिक फैक्टर्स, फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होती है। अगर पेरेंट्स या सिबलिंग्स में एनोरेसिस रही है तो बच्चे में भी रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। जीन्स ब्लैडर कंट्रोल और स्लीप पैटर्न्स पर असर डालते हैं। स्लीप अरोजल डिफ़िकल्टी, कुछ बच्चे बहुत गहरी नींद सोते हैं और जब ब्लैडर फुल होता है तो दिमाग को सिग्नल सही तरह से समझ नहीं आता या दिमाग इसको सही तरह से प्रोसेस नहीं कर पाता, जिससे बेड वेटिंग हो जाती है। अच्छा, एक बहुत बड़ा रीज़न साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस भी हो सकता है, जैसे पेरेंट्स का डिवोर्स होना, इमोशनल ट्रॉमा, न्यू सिबलिंग्स का आना, स्कूल या फैमिली में कोई ऐसा स्ट्रेस जो बच्चा हैंडल ना कर पाता हो। ये सब फैक्टर्स या तो टेम्पररी हो सकते हैं या परसिस्ट कर सकते हैं एनोरेसिस को, क्योंकि हर थोड़े अरसे बाद कोई ना कोई ट्रिगर आ रहा होता है जिसकी वजह से ये बढ़ जाता है। लास्ट आ जाता है हार्मोनल फैक्टर, जिसमें लो नेक्टोरल ADHD होता है। नॉर्मली जो रात के टाइम ADHD हार्मोन है ज़्यादा होता है जो यूरिन की प्रोडक्शन को कम करता है, लेकिन एनोरेसिस में कुछ बच्चों में रात को ADHD कम होता है जिससे यूरिन ज़्यादा बनती है और बेड वेटिंग को लीड करती है। अगर हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें तो बेसिकली फर्स्ट नंबर पे तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आ जाता है, यूटीआई में यूरिनरी फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी और बर्निंग सेंसेशन होती है। अगर बच्चा पेन के साथ बार बार यूरिन पास कर रहा है और उसको फीवर भी है तो पहले यूटीआई रूल आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूटीआई ट्रीट होने के बाद भी अगर वही सिम्टम्स आ रहे हैं जो ख़त्म नहीं हो रहे तो उससे एनोरेसिस नहीं कहा जा सकता। सेकेंड डिसऑर्डर आ जाता है डायबिटीज़ मेलिटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस। इन दोनों कंडीशंस में एक्सेसिव यूरिनेशन यानी पॉलीयूरिया होता है। डायबिटीज़ मेलिटस में हाई ब्लड शुगर की वजह से यूरिन ज़्यादा बनती है और डायबिटीज़ इंसिपिडस में ADH हार्मोन का इशू हो जाता है जिससे यूरिन बहुत डायलेट और ज़्यादा होती है। अगर एक्सेसिव थ्रस्ट यानी पॉलीडिप्सिया और वेट चेंजेस साथ हों तो पहले डायबिटीज़ इन्वेस्टिगेट की जाती है, ना कि एनोरेसिस। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं सीजर डिसऑर्डर्स। कुछ सीजर्स के दौरान या बाद इनवॉलेंट्री यूरिनेशन हो सकती है। अगर बेड वेटिंग के साथ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जर्की मूवमेंट्स या पोस्ट आइसेटल कन्फ्यूजन हो तो सीजर डिसऑर्डर को रूल आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
4th नंबर पे आ जाता है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ADHD। इन डिसऑर्डर्स में ब्लडर कंट्रोल का डेवलपमेंट थोड़ा सा डिले हो जाता है। ऐसे केसेस में यूरिनेशन बिहेवियर डेवलपमेंटल डिले की वजह से होता है, ना कि प्राइमरी एनोरेसिस की वजह से। 5th नंबर पे आ जाता है मेडिकेशन इंड्यूस्ड यूरिनेशन। कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जिनकी वजह से यूरिनेशन प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो सकती है। अगर बेड वेटिंग मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद शुरू हो तो उसे एनोरेसिस नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पे हमारा एनोरेसिस ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद इनकॉर्पोरेसिस।